हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 9.6 ऑफ आवर सिलेबस, जो बेसिकली बात करता है जेनेटिक मार्कर्स के बारे में। और इसका सेकेंड पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं ह्यूमन में। हीमोग्लोबिन लेवल, उसका बॉडी फैट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी फंक्शंस और सेंसरी परसेप्शंस डिफरेंट कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में। इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों को एज अ जेनेटिक मार्कर यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मार्कर एक्चुअल में होता क्या है। जेनेटिक मार्कर एक डीएनए सीक्वेंस है जिसकी हमें फिजिकल लोकेशन पता है। हमें पता है कि जिस भी चीज को हम एज अ जेनेटिक मार्कर यूज कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग में किस क्रोमोसोम नंबर पे एग्जिस्ट करता है और किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। देन क्रॉफोर्ड बताते हैं जेनेटिक मार्कर आर इसेंशियली जेनेटिक एंटिटीज सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, जिसके जो एलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं और ये पॉपुलेशन को क्लासिफाई करने में हेल्प कर सकता है कि वो जेनेटिक मार्कर जिसको हम यूज कर रहे हैं वो किसी पॉपुलेशन में अगर प्रेजेंट है तो उस पॉपुलेशन के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, किसी में एब्सेंट है तो उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या डिफरेंट पॉपुलेशंस में इस जेनेटिक मार्कर की वेरिएबिलिटी भी बताती है कि वो पॉपुलेशन किस तरह की है। तो हम इस तरह से उसको जज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जेनेटिक मार्कर्स के टाइप्स की बात करते हैं तो डिफरेंट चीजों को एज अ जेनेटिक मार्कर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप में भी हम एबीओ सिस्टम, आरएच सिस्टम, एमएनएच सिस्टम, जीएसपीडी एंजाइम, तो ये सब चीजें यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स को भी एज अ जेनेटिक मार्कर यूज किया जा सकता है। सीरम प्रोटीन्स, जो हमारे बॉडी के जो लिक्विड्स होते हैं बेसिकली ब्लड, इनमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी स्टडी किया जा सकता है। एंजाइम्स जो रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में हेल्प करते हैं उनको भी एज अ जेनेटिक मार्कर यूज किया जा सकता है। देन एचएलए सिस्टम एंड जीएम ग्रुप्स, इनको हम एक एक करके डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं ब्लड ग्रुप से। ब्लड ग्रुप्स को क्यों एज अ जेनेटिक मार्कर यूज किया जाता है? फर्स्टली ये बहुत इजीली ऑब्टेन हो जाता है और इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है व्हेन इट इज कंपेयर टू अदर जेनेटिक मार्कर्स। तो एबीओ ब्लड सिस्टम की बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये दिया था लैंड स्टीनर ने, इसको डिस्कवर करा था। उन्होंने ये बताए थे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस में ए बी एंड ए ओ टाइप के ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट पॉपुलेशंस में मिलते हैं। सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में किस किस तरह के एंटीजन एंड एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीजन एक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन या इस टाइप के प्रोटीन उस पर्सन में प्रेजेंट होंगे, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप ए है। और अगर इस पर्सन में बी ग्रुप वाले ब्लड को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, तो ये क्योंकि इसके ब्लड में एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट होते हैं तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और बी ब्लड ग्रुप को ये किल करना शुरू कर देगा, तो क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एंटी बी पाए जाते हैं। अब फिनोटाइपिकली जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है, जैसे कि प्लांट्स के केस में हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी जो दिखता है। अब फिनोटाइपिकली अगर हम बात करें तो एक ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप ए ही होगा, लेकिन जीनोटिपिकली बात करें तो किसी भी फिनोटाइप के लिए दो अलील्स काउंट करते हैं। अब अगर ए के केस में ये भी हो सकता है कि दोनों ही अलील्स वहां पर ए प्रेजेंट हो, क्योंकि ए एक डोमिनेंट टाइप ऑफ अलील है, इसलिए ए की प्रेजेंस में हमेशा ये ए होगा। अब क्यों अगर दोनों अलील्स ए और दूसरा ओ है, ओ एक रिसेसिव टाइप ऑफ अलील है। अब क्योंकि ए डोमिनेंट टाइप ऑफ एलील है तो ए का ही फिनोटाइप शो होगा, इस केस में भी फिनोटाइप ए ही शो होगा। तो जीनोटाइप ए भी हो सकता है, ए ओ भी हो सकता है। इसी तरह बी के केस में फिनोटाइप बी होगा, जीनोटाइप बी ओ भी हो सकता है, बी बी भी हो सकता है। इस केस में डोमिनेंट एलील बी होता है और ओ तो हमारे केस में रिसेसिव रहता ही है। एंटीजन हमारे पास बी हो जाएगा। एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी यहां पर बी अगर है तो बी की एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट होगी, तो हम बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ए ब्लड ग्रुप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। देन अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमारे पास जीनोटाइप में ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे, इसलिए फिनोटाइप हमारे पास ए बी है। एंटीजन यहाँ पे ए बी दोनों के ही हैं। अब क्योंकि ए और बी दोनों ही एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट है तो इस केस में हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए
इनको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। ए बी किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ये किसी भी तरह की एंटीबॉडी ना जनरेट करते हुए किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप को रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं ओ की। ओ का फिनोटाइप ओ है और सिंस ये रिसेसिव कंडीशन में है तो इसका अगर ओ फिनोटाइप शो करना है तो ये जरूरी होगा कि दोनों ही तरह के एलील्स जो हैं वो ओ हो। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज ए और बी दोनों की ही है, तो ये किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते सिवाय ओ के। ठीक है, तो ये था जो लैंडस्टीनर ने डिफाइन करा था ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बताया था, हम इसको मैक आर्थर और फिरोज ने बताया था कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये डायग्राम हमें दिखा रहा है कि किस तरह से ब्लड ग्रुप्स का डिफरेंट एरियाज में ज्योग्राफिकल डिफरेंशिएशन पाया जाता है। ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ की जो होती है उनका क्राइटेरिया है, एक्सेप्शंस फिर भी मिलते हैं। जैसे टाइप ए टाइप का ब्लड ग्रुप कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्से में पाया जाता है, यहाँ आइलैंड ग्रीनलैंड में पाया जाता है, देन वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है, देन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। टाइप ओ की बात करें, टाइप ओ अफ्रीका के मेजर रीजन में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट में, साउथ अमेरिका में, देन ईस्टर्न एशिया में, देन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी की बात करें तो रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वहां पर बी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन में पाया जाता है। देन ओ की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड वाइड, ज्यादातर लोगों में रिसेसिव होने के बावजूद भी ओ ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। बी की बात करें तो एशिया में ज्यादा फ्रीक्वेंट है और ए की बात करें तो यूरोप में ज्यादा कॉमन है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे भी हम इस जेनेटिक मार्कर्स का यूज करके बता सकते हैं कि किस एरिया में ज्यादा एक टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये यूजफुल होते हैं स्टडी करने के लिए माइक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस की, इवोल्यूशन माइक्रो लेवल पे किस तरह से उसने प्रोसेस करा होगा। सेकंड, हम इससे माइग्रेशन के पैटर्न्स को ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक एरिया में ज्यादातर जो ब्लड ग्रुप है उसके ट्रेसेस हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं। अब कुछ पर्सन जो हैं वो ए ब्लड ग्रुप के यहाँ पर पाए जाने लगे, लेकिन एक एरिया है बी, यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप के ज्यादा लोग पाए जाते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो ये ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स इस एरिया में पाए जाते हैं वो प्रोबेबिलिटी इस बी लोकेशन से यहाँ पर मूव करे होंगे। तो इस तरह से हम माइग्रेशन पैटर्न्स को भी ट्रेस कर सकते हैं। देन इसकी क्या यूटिलिटी है एबीओ एंड ब्लड ग्रुप की, हम पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के जीनोटाइप्स को समझ के हम पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक पेरेंट में एओ एंड एओ टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है लेकिन चाइल्ड में ए बी दोनों, ये ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, दोनों ही पेरेंट्स में बी एलील नहीं था, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों पेरेंट्स इनके नहीं है। यहाँ पे पैटर्निटी डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो गलत शो करे गए हैं क्योंकि जो एलील पेरेंट्स में प्रेजेंट ही नहीं था वो बच्चे में आने के चांसेस बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर रहते हैं। देन एबीओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड डिजीज के बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे ओ से रिलेटेड डिजीज अल्सर होती है, ए से स्टमक कैंसर, डायबिटीज, ओवेरियन ट्यूमर, इस टाइप की डिजीजेस इस टाइप के ब्लड ग्रुप से मैच करती हैं, इस टाइप के ब्लड ग्रुप से लिंक्ड होती हैं। तो हम इस तरह से डिजीजेस की भी स्टडी कर सकते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में जान के। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं आरएच सिस्टम। आरएच का मतलब होता है रीजस मंकी, ये वहां से लिया गया है। सबसे पहले ये मंकी की एक वैरायटी में, ये मंकी की एक कैटेगरी में इसको देखा गया था, इसलिए इसका नाम आरएच सिस्टम यानी रीजस मंकी के नाम पे आ गया था। ये बेस्ड होता है, इसके लिए जो एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको डी एंटीजन कहा जाता है। तो ये बेस्ड होता है कि डी एंटीजन जिस इंडिविजुअल की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे आरएच ब्लड ग्रुप की स्टडी करी जाती है। इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूरोप में इसकी हाई फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। यूरोप में लगभग 15% ऑफ द पॉपुलेशन में आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है और एशियन और अफ्रीकन पॉपुलेशंस में तो बहुत ही कम पाया जाता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें कुछ डिजीजेस जैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फेटालिस जैसी कंडीशंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। अब ये कंडीशन क्या होती है इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक फीमेल है जो अपने फर्स्ट चाइल्ड को कंसीव करती है। अब ये फीमेल मान लीजिए आरएच नेगेटिव थी, इसमें डी एंटीजन एब्सेंट था,
ठीक है। अब क्योंकि इसमें डी एंटीजन एब्सेंट था, अब इसके फर्स्ट चाइल्ड में मान लीजिए वो RH पॉजिटिव था, उसमें ये डी एंटीजन प्रेजेंट था, तो होगा क्या, जब जिस टाइम डिलीवरी होगी तो मदर के ब्लड में जो फीटस का ब्लड है वो कुछ अमाउंट में रिलीज हो जाएगा, तो इस मदर का ब्लड अब यहाँ पर क्योंकि RH नेगेटिव था मदर का ब्लड, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा उस RH या डी एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा जो मदर के ब्लड में अब प्रेजेंट हो जाएंगी वो एंटीबॉडीज। अब मान लीजिए सेकेंड टाइम जब मदर कंसीव करती है तो सेकेंड चाइल्ड भी जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो RH पॉजिटिव होता है। सिंस अब प्लेसेंटा के थ्रू मदर का ब्लड जो है वो कांटेक्ट में आएगा फीटस के, तो फीटस हमारा यहाँ पर है RH पॉजिटिव और मदर के ब्लड में RH या डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो वो एंटीबॉडीज अब फीटस के ब्लड में जाएंगी, फीटस के RH पॉजिटिव या डी एंटीजन को किल करने लग जाएंगी, तो इससे क्या है, जो फीटस है इसकी डेथ तक के चांसेस हो जाते हैं, वो फीटस को बहुत गंदे तरीके से नुकसान पहुंचाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, तो इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं RH का फिनोमिनन को समझ के, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं RH सिस्टम के या फिर ABO क्लासिफिकेशन के? इसके एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत ही अर्ली अराइज हो चुका था मैन के इवोल्यूशन के टाइम पे, इसका बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है ज्योग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे हम अब ऊपर देख ही चुके हैं कि किस किस ज्योग्राफिकल एरियाज में किस किस तरह से ब्लड ग्रुप का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। थर्ड, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको शार्पली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जैसे कि जो क्लियर सेपरेशन है A B एंड O टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स का क्लियर सेपरेशन है, तो इनको क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है एक दूसरे से। देन फोर्थ, स्टेबल फ्रीक्वेंसी अक्रॉस द पॉपुलेशन ये पाई जाती है। देन फिफ्थ, नॉट अल्टर्ड बाय डिफरेंसेस इन एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ इनमें कोई फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आते। देन सिक्स्थ, ये मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो ये था RH सिस्टम। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अवर HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम। अब जैसे कि हमने जेनेटिक मार्कर्स के फीचर्स में पढ़ा ही था कि जेनेटिक मार्कर्स की एक अच्छी बात ये होती है कि हमें उनकी लोकेशन पता होती है कि वो किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। HLA के बारे में भी यही बात ठीक है कि ये हमें पता है कि ये क्रोमोसोम नंबर 6 में ये प्रेजेंट होता है और ये पार्ट है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स का। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स ये एक जीन कम्प्लेक्स है जो एनकोड करता है ऐसे प्रोटीन्स के लिए जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स में डिफरेंशिएट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में अगर बाहर से कोई पार्टिकल है वो अगर हमारी बॉडी में एंटर करा है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करा है, तो हमारी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम एक ऐसे प्रोटीन करता है जो बता सके कि जो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करा है ये बाहर की कोई चीज़ है और ये फर्दर इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक दूसरे टाइप ऑफ प्रोटीन रिलीज करेंगे जिनको बोला जाता है एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। तो ये होता है इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारी बॉडी में चलता है। और ये जो प्रोटीन्स इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम हमारा रिलीज करता है इसको हम एज अ जेनेटिक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस, कि किन कंडीशंस में किसी एक जियोग्राफिकल एरियाज में किस तरह के लोगों में किस तरह के प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, तो वो उनका इम्यून सिस्टम फिर कैसे वेरी करता है। तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं HLA सिस्टम के, ये जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक पर्सन के लिए यूनिक होते हैं, इसलिए हम हर एक पर्सन को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन प्रोटीन्स को एज अ जेनेटिक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ये हमें इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। फिर इनकी पॉपुलेशन में अक्रॉस द पॉपुलेशन कैसे वेरिएशन होती है, ये इनकी पॉपुलेशन में बहुत अच्छी वेरिएशन देखी जा सकती है। कंसिडरेबल जियोग्राफिकल वेरिएशन कैन बी सीन। जैसे यूरोप में बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन टाइप ऑफ प्रोटीन्स का ये फेयरली यूनिफॉर्म है, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे कि लैब सार्डिनियंस, वेस्क्यूज, इनमें कुछ डेविएशंस देखी जाती हैं, जबकि अदर एरियाज़ में ये डिफरेंट वेरिएशन शो करता है। कुछ एक एलील्स होते हैं जैसे कि 3,
1, 7, 8 एंड 12 ये बहुत कम कॉमन मिलते हैं एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिकन पॉपुलेशंस में, जबकि यूरोप में ये इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एलील नंबर 9 की बात करें तो ये न्यू वर्ल्ड एबोरिजिन्स में इजीली दिखते हैं, फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। और अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी लेस डाइवर्जेंट होती है यूरोपियन वैल्यूज़ के कंपैरिजन में। तो ये इनका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ये बात करते हैं, तो इस बेसिस पे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जिसको एज अ जेनेटिक मार्कर हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ HP टाइप्स हेप्टोग्लोबिन्स। ये एक टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं या सीरम प्रोटीन होते हैं जिसमें 2 ग्लोबुलिन्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ये हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है वहाँ पे वो लीवर में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि लीवर में जाके वो ब्रेक डाउन हो जाए इनटू बाइल सॉल्ट्स, बाइलोरुडीन एंड बाइलिवर्डिन, इनमें ब्रेक डाउन हो जाए। इनका ट्रांसपोर्टेशन ये जो सीरम प्रोटीन होते हैं ये लीवर में करवाते हैं। तो लीवर में ये जाके इन 3 सोल्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और इससे ये जो हेप्टोग्लोबिन होता है ये किडनी इसको डैमेज ना कर दे, ये इस चीज़ से भी प्रिवेंट हो जाता है। नहीं तो अगर ये किडनी में प्रेजेंट होगा तो किडनी इसको डैमेज कर देगी। इसके 3 तरह के फिनोटाइप्स होते हैं HP11, HP22, HP21 एंड HP22। ये 3 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स इस प्रोटीन के हमें प्रेजेंट मिलते हैं। इसकी भी जियोग्राफिकल वेरिएशंस देखी जाती हैं कि ये अक्रॉस द जियोग्राफी इसमें इनकी जो प्रेजेंस होती है उसमें वैरायटी देखी जाती है। जैसे कि HP11 ये अफ्रीका में कॉमन है, HP22 ये यूरोप में कॉमन है। और भी अगर इन डेप्थ एनालिसिस की जाए तो इनके जियोग्राफिकल एलोकेशंस में वेरिएशंस के बेसिस पे इसको जज किया जा सकता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस को हम ट्रेस कर सकते हैं किस तरह से विद टाइम जो इंडिविजुअल्स इसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसने इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को अडाप्ट करा, इवोल्यूशन करा और कंडीशंस को अडाप्ट करा। तो इस तरह से हम इसको एज अ जेनेटिक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर हम देखने जा रहे हैं जिसको एज अ जेनेटिक मार्कर यूज़ किया जा सकता है दैट इज़ GM फैक्टर। GM फैक्टर्स में जो GM वर्ड है ये एक्चुअल में तो जेनेटिक मार्कर की वजह से यूज़ किया गया है। और दूसरा ये गामा ग्लोबुलिन मार्कर्स भी होते हैं क्योंकि ये जो ग्लोबुलिन IgG ग्लोबुलिन की चेन होती है उसकी गामा चेन की हैवी चेन जो गामा चेन होती है उस पे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसको एज अ जेनेटिक मार्कर यूज किया जाता है। इनको GM एलोटाइप्स भी बोला जाता है। ये जैसे मैंने आपको बताया गामा हैवी चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन G मॉलिक्यूल्स पे ये प्रेजेंट होती है। देन ये होते हैं कोडोमिनेंट हेरिडेटरी एंटीजेंस। इसका मतलब है कि जो प्रोजेनी है, एक जो चाइल्ड है, 2 पेरेंट्स के मिलने से जो वो चाइल्ड फॉर्म हुआ है वो चाइल्ड दोनों ही पेरेंट्स से इक्वली एलील्स को कैरी करेगा, इक्वली एलील्स को इनहेरिट करेगा। इसको इसका कहा जाता है कोडोमिनेंट हेरिडिटरी एंटीजन। इस टाइप का एंटीजन होता है। ये क्रोमोसोम नंबर 14 पे प्रेजेंट होता है। इसके मल्टीपल एलील्स क्रोमोसोम नंबर 14 पे स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं। ये इनहेरिटेड होता है एज हेप्लोटाइप्स, जिसका भी सेम मतलब होता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स हैं वो इसके केस में इनहेरिट होते हैं टुगेदर। अब GM एलोटाइप्स के टाइप की बात करें तो मोर देन 20 टाइप्स को तो आइडेंटिफाई किया जा चुका है, लेकिन मेजरली कॉमनली जो मिलते हैं वो 4 तरह के हैं। वो कौन कौन से हैं? GMA, GMB, GMF एंड GMX। इसके अलावा भी और बहुत से मिलते हैं, ये 4 मोस्ट कॉमनली मिलते हैं। फिर अक्रॉस द पॉपुलेशन हमें डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में ये डिफरेंट अमाउंट में मिलते हैं, जिसके बेसिस पे हम इसकी स्टडी को ईजी कर सकते हैं। जैसे कि GMA की बात करें तो GMA मोस्ट कॉमनली एशिया में या नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन में मिलता है। देन GMB की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली यूरोपियन पॉपुलेशन में मिलता है। इसी तरह से अफ्रीकन पॉपुलेशन में इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर इवोल्यूशनरी प्रेशर रहा होगा, इवोल्यूशनरी प्रेशर को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इस GM मार्कर की एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमें बताता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी रही होगी, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे हुआ होगा और पास्ट में सेलेक्टिव प्रेशर्स कैसे रहे होंगे उसके बारे में बताता है। सेकेंडली ये माइग्रेशन के पैटर्न को बताता है कि किस एरिया से किस एरिया में माइग्रेशन हुआ होगा, तभी GM का जो टाइप है वो अगर किसी पॉपुलेशन में यहाँ पर GMA का टाइप मिल रहा है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ एशिया में GMA टाइप मिलता है और फर्दर यहाँ नेटिव अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो लोग हैं वहां पर भी GMA
ज्यादा अमाउंट में मिलता है, तो ये दिखाता है कि एशिया से लोग मूव करे होंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो यहाँ पे इसने माइग्रेशन पैटर्न को शो करा। देन सेकंड, ये डिजीज स्टडी में भी हेल्प करता है, क्योंकि जीएम फैक्टर्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, इम्यून सिस्टम में जो प्रोटीन्स होते हैं उसका ही पार्ट है, इसलिए ये हमें इस स्टडी में हेल्प करता है कि डिजीजेस की हम स्टडी कर पाए, किस तरह से एक इंडिविजुअल है वो किस टाइप की डिजीजेस के लिए रेसिस्टेंट हो सकता है या किस तरह की डिजीजेस के लिए ससेप्टेबल हो सकता है, कितने चांसेस रहते हैं किसी एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन को उस तरह की डिजीज को एक्वायर करने के। अब इसकी एप्लीकेशन के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको नेटिव अमेरिका और एशियन ग्रुप्स का एग्जांपल दिया ही था, तो उनका कॉमन ओरिजिन ये बताता है। अफ्रीका के जो जिस टाइप का जीएम अफ्रीका में पाया जाता है वो अक्रॉस द यूरोप हर जगह पाया जाता है, तो ये बताता है कि अफ्रीका से जो लोग हैं वो यूरोप में मूव करे होंगे। ये हमारे जो इंडिया में ट्राइबल ग्रुप्स प्रेजेंट है उनके अंदर सिमिलैरिटीज देखने के बाद ये बताता है कि वो भी जेनेटिकली एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड थे, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस रही। फिर कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जीएम एलोटाइप्स पावरफुल टूल्स हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए। ये रिवील करते हैं इनसाइट्स, इन डेप्थ हम ये जान सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को, हिस्टोरिकल पॉपुलेशन को और उसकी डायनेमिक्स को, और जीन फ्लो का किस तरह का पैटर्न रहा है उससे इसको जाना जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक जेनेटिक मार्कर्स का। इसमें हमारा जो मेजर एक पोर्शन रह रहा है वो है ब्लड एंजाइम्स का टॉपिक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके फिर 9.7 यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।